आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्पीसीज के बारे में। तो स्पीसीज के बारे में मैं आपको बताने से पहले सबसे पहले हम 2023 के ये जो पीवाईक्यू हैं इनको देख लेते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाल के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य बेंगल डांस करता है। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप ये क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़े हैं या इस स्पीसीज के बारे में नहीं पढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं पढ़े हैं कि कौन सा जो जीव है, कौन सा स्पीसीज वेंगल डांस करता है, दोलन नृत्य करता है, तो आप ये क्वेश्चन गलत ही करके आएंगे। इसी तरह जो 2023 का अगला क्वेश्चन है, ये 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। सेम पहले वाले की तरह जो 15 नंबर का क्वेश्चन है 2023 का ये 19 नंबर वाला क्वेश्चन भी अगर आप नहीं पढ़े हैं इसके बारे में तो आप गलत करके आएंगे। इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है 23 का ही है, गिलहरी के बारे में। इसी तरीके से 37 नंबर का क्वेश्चन 2025 में जो पूछा पिकॉक टेरेंटुला के बारे में, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप कोई भी केस लगाएंगे गलत ही करके आएंगे, हो नहीं पाएगा आपसे ये क्वेश्चन। लेकिन मैं आज के इस वीडियो में जो स्पीसीज के बारे में जितने भी न्यूज़ में स्पीसीज रहे हैं पूरे एक साल में, और जो पुराने स्पीसीज रहे हैं जो पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, उनको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्पीसीज जो है हिम तेंदुआ, स्नो लियोपार्ड। तो इसका जो पर्यावास है इसके बारे में हम देख लेते हैं। हिम तेंदुआ जो है ना, मध्य और दक्षिण एशिया की ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं के ठंडे, दुर्गम और अल्पाइन वृक्ष रेखा से ऊपर क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। और इनका जो प्राकृतिक पर्यावास है वो है भारत के लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और जो अदर हम देखें ना वैश्विक रूप में, तो ये चीन, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, भूटान और ताजिकिस्तान में भी पाए जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बना दे कि ये नेटिव होते हैं इस कंट्री के, तो केवल एक देश के एंडेमिक नहीं है, मतलब एक देश में केवल नहीं पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप में। इनका जो विस्तार है, इनका जो पर्यावास है वो कई सारे कंट्रीज में भी है, और भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ में जितने भी हैं अल्पाइन एरिया जैसे कि माउंटेन एरिया, उसमें ये पाए जाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है हिम तेंदुआ, तो जहाँ पे स्नो गिर रहे होंगे, हिम गिर रहे होंगे, वहीं पे मिलेंगे। इनकी जो विशेषताएं होती हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं? त्वचा पर घने धुएं रंग के ग्रे सफ़ेद फर होता है, आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे। और ये गहरे रंग के रोजेट धब्बे इन पे होते हैं। ये आप जो फिगर देख रहे हैं इसमें आसानी से देख के और इसे माइंड मैप में अपने मतलब माइंड में एक इमेज बना के कैप्चर कर सकते हैं, ताकि जब एग्जाम हॉल में ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो हमें याद आए। तो संतुलन, और ये संतुलन और ठंड से बचने के लिए ना इनके पास जो एक पूंछ है ये काफ़ी लंबी होती है। तो आप ये पढ़े होंगे इन्वायरमेंट वगैरह में कि जो स्पीसीज होते हैं ना उनके जो बॉडी पार्ट होते हैं अलग अलग होते हैं। किसी का कान छोटा होता है और किसी का कान बड़ा होता है। तो ये टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए ऐसी विशेषताएं जो ट्रेट होते हैं वो स्पीसीज में पाए जाते हैं। और इनके जो पंजे होते हैं ना स्नो शूज की तरह काम करते हैं, और ये एकांत प्रिय रहते हैं, इसीलिए इन्हें पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। तो ऐसा भी स्टेटमेंट बना सकता है कि ऐसा कौन सा स्पीसीज है जो जिसे पहाड़ों का भूत कहा जाता है। तो ये आप अगर पढ़े हैं इस तरीके से तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा वहाँ पे एग्जाम हॉल में। ऐसे ही इनके जो खतरे हैं ना, वो अवैध शिकार, मानव वन्यजीव संघर्ष, जैसे कि जानवर और जो ह्यूमन है उनका इंटरेक्शन होता है। कई बार आ जाते हैं वो लोग जहाँ पे ह्यूमन रहते हैं उस एरिया में, तो उनको लोग अपने बचाव के लिए उनको मार देते हैं, अक्सर देखा जाता है। तो ये चीज़ है। उसका से जलवायु परिवर्तन, शिकार की कमी, इनको प्रॉपर शिकार नहीं मिल पाता है, तो ये इनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है। IUCN स्टेटस इनका देख लेते हैं। IUCN रेड लिस्ट में ये वनरेबल है, सिटीज परिशिष्ट 1 में है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में रखे गए हैं। इसी तरीके से इनके संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड 2009 में, और GSLEP अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है, और समुदाय आधारित संरक्षण भी चलाया जा रहा है। तो सबसे मेन जो याद रखना है वो याद रखना है प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड जो 2019 में चलाया गया था। अभी इसके बारे में और भी कुछ वैल्यू एडिशन देख लेते हैं इनके बारे में। जैसे कि एक बार जो पीवाईक्यू में पूछा था 2024 में शायद, कि जो
लियोपार्ड होते हैं ना, वो दहाड़ नहीं सकते हैं। तो ये जो बाकी बिग कैट्स हैं ना, उनके तरह ये दहाड़ नहीं सकते हैं। बाकी ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेतक है। मतलब कुछ ऐसे जो स्पीसीज होते हैं, जीव होते हैं, जो किसी एरिया को ना डिफाइन करते हैं कि वहाँ पे सारी जो चीज़ें इन्वायरमेंट सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये क्या है, ये अपेक्स प्रेडेटर है। तो ये इसके बारे में, हिम तेंदुआ के बारे में इतना याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे स्पीसीज के बारे में। अगला जो स्पीसीज है वो है झिंगुर और टिड्डी, क्रिकेट्स एंड लोकस्ट। इनका जो पर्यावास है, झिंगुर अंधेरे नम स्थानों, दरारों और पत्थरों के नीचे रहते हैं, और टिड्डियाँ खुले घास के मैदानों और रेगिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आप अपने आसपास के क्षेत्रों में ऑब्जर्व करते होंगे, ये जो होता है ना, बहुत अजीब सा आवाज़ निकलता है। तो ये हमारा जो है, ये झिंगुर है। और ये जो टिड्डा है, ये अक्सर फसलों में पाया जाता है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये याद रखना है, इनके पास एंटीना होता है लंबा सा, झिंगुर के पास। इनकी विशेषताएं क्या है, झिंगुर के पास लंबे एंटीना होते हैं, ये रात में सक्रिय होते हैं। और इनका जो पंख है ना, इसे ये अपने पैर से रगड़कर आवाज़ निकालते हैं, जो अजीब सा आवाज़ आता है। और टिड्डी जो होते हैं ना, इनका जो एंटीना होता है, ये वो छोटा होता है और ये दिन में सक्रिय होते हैं। इसको याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी इसके बारे में बना सकता है क्वेश्चन, कि झिंगुर के पास लंबे एंटीना होते हैं और ये रात में सक्रिय होते हैं या दिन में सक्रिय होते हैं। तो स्टेटमेंट बदल भी सकता है ऐसा कुछ, कि ये दिन में सक्रिय होते हैं। तो ये याद रखेंगे, तो मे भी ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए तो टैकल हो जाएगा कि हाँ, ये रात में, झिंगुर रात में, क्योंकि रात में आवाज़ करते हैं अजीब सा, या अंधेरे में, और टिड्डे दिन में। ठीक है। ये टिड्डे जो होते हैं ना, ग्रास ऊपर का ही एक ग्रुप है। ये मतलब बहुत सारे ग्रुप में आते हैं। कई बार आप देखे होंगे जो टिड्डे फसल खा के नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये आमतौर पर झिंगुर जो होते हैं अकेले रहते हैं, लेकिन टिड्डे ग्रुप में रहते हैं। इनका जो जीवन चक्र होता है ना, पहले अंडा, फिर निम्फ, फिर वयस्क। और वैल्यू एडिशन की बात करें तो झिंगुर की जो आवाज़ होती है ना, पंखों को आपस में रगड़ने से होती है, हमने देख लिया। टिड्डियाँ छोटे सिंग वाले टिड्डों, शॉर्ट हॉर्न ग्रॉसहॉपर का झुंड बनाने वाला चरण है। एक टिड्डी बड़ी दल एक दिन में लाखों लोगों के बराबर जो भोजन होता है वो नष्ट कर सकते हैं या खा सकते हैं। तो ये रहा हमारा झिंगुर और टिड्डी के बारे में। अगला स्पीसीज के बारे में हम देखते हैं। अगला स्पीसीज है हमारा डुगोंग। आप पीवाईक्यू में देखे होंगे, डुगोंग 2014-15 में डुगोंग के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो डुगोंग के बारे में फिर पढ़ सकते हैं, क्योंकि डुगोंग हाल ही में न्यूज में था। जो पर्यावास है, डुगोंग उथले उष्णकटिबंधीय तटीय समुद्री जल में रहना पसंद करते हैं, जहां प्रचुर मात्रा में समुद्री घास का मैदान हो। तो ये याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय तटीय समुद्री जल में ये रहते हैं। इनका जो प्राकृतिक पर्यावास है ना, ये भारत के मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी ये पाए जाते हैं। और वैश्विक रूप में देखा जाए तो पूर्वी अफ्रीका के वानुतुआंग, ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ी आबादी इनकी मिलती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, ये इतना याद रखना है इनके पर्यावास के बारे में, कि भारत के ये मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है कि ये जो भारत के कोस्टल एरिया है ना, ये कोस्टल एरिया के चारों तरफ पाए जाते हैं। तो सभी तरह नहीं पाए जाते हैं, ये केवल कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं, और जो ये बे ऑफ बंगाल में ऑस्ट्रेलिया के पास है, यहाँ पे भी पाए जाते हैं। ठीक है। बाकी ये पूर्वी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर इनके विशेषताएं बात करें, इनके ट्रेड्स के बारे में बात करें, तो ये समुद्री गाय के रूप में जाने जाते हैं। सी काऊ इन्हें कहा जाता है। ये घास ही खाते हैं केवल, मतलब इन्हें बोला जा सकता है ये शाकाहारी है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ये ओमनीवायरस हैं या ये मांसाहारी हैं। याद रखना है, ये केवल घास खाते हैं। ठीक है। इनका जो शरीर होता है ना, बेलनाकार, फ्लिपर्स और वेल जैसी क्षैतिज पूंछ की तरह होता है, और भारी नीचे की ओर मुड़ा हुआ इनका थूथन होता है, जिससे ये जो घास होता है ना, आसानी से चढ़ सकते हैं गाय की तरह। इसीलिए तो इन्हें सी काऊ कहा जाता है। अब देखो, इनका जो खतरा है ना, क्यों है खतरा, कि जो मछुआरे होते हैं अक्सर जब जाते हैं मछलियां पकड़ने, तो जालों में ये फंस कर उसमें फंस जाते हैं। और दूसरी चीज़, ये जो समुद्री घास के आवासों का विनाश है ना, वो मतलब कहीं का घास खत्म हो रहा है समुद्र में, जो कच्छ का एरिया है या कहीं भी, तो वहाँ पे अगर घास खत्म होगा तो ये भी नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ये घास पे ही डिपेंडेंट है। आगे हम देख लेते हैं IUCN का स्टेटस। IUCN ये वल्नरेबल है, सिटीज 1 में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में ये लिस्ट है। अब देखो, ये ना स्तनधारी हैं, समुद्री स्तनधारी हैं, शाकाहारी। हाथियों के करीबी जीवित रिश्तेदार भी इन्हें माना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पशु है, और जल परी के मृतक का संभावित नाम भी ऐसा ही से माना जाता है। तो ये इतना याद रखना है डुगोंग के बारे में। अगला जो स्पीसीज है हमारा, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, ये भी काफ़ी न्यूज में रहा है पूरे साल। तो मालाबार हॉर्नबिल का जो पर्यावास है ना, पश्चिमी घाट का जो एरिया है, घने सदाबहार और पर्णपाती जंगल, वहाँ पे ये पाया जाता है।
तो याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पिछली बार आया था पीकॉक टारंटुला के बारे में कि ये पश्चिमी घाट के एरिया में पाए जाते हैं। तो ये भी जो मालाबार ग्रे हॉर्नबिल है ना, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, ये भी पश्चिमी घाट के एरिया में इधर पाए जाते हैं। ये पश्चिमी घाट है। और ये भारत के जो घाट है ना, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो ये पूरे पश्चिमी घाट जो एरिया है इधर, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। और इनकी जो विशेषताएं हैं, इनके पास जो चोंच होता है ना, इस पे कास्ट नहीं होता है। और इनका जो रंग होता है स्लेटी भूरा होता है, ग्रे ब्राउन। और इनके पास लंबी पूंछ होती है, इतना याद रखना है। और ये जो होता है ना, फल बच्ची होते हैं और अंजीर वगैरह खाते हैं, कीड़े और छोटे जानवरों को भी खा लेते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये केवल फल खाते हैं, तो नहीं, फल और कीड़े दोनों खाते हैं। जैसे कि गिलहरी के बारे में पिछले साल पूछा था कि ये केवल नट्स खाते हैं, तो नहीं, ये नट्स और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। तो ये क्या है, सर्वाहारी है, ठीक है। लेकिन इनका जो मुख्य फल वो है, भोजन है, वो फल ही है, फंजीवायरस, फंजीवायरस। इनका जो ब्रीडिंग होता है ना, ये ब्रीडिंग बहुत ही अनोखा होता है। घोंसला बनाने का तरीका, मादा पेड़ के खोखले में खुद को मिट्टी से सील कर लेती है और केवल छोटी सी दरार छोड़ती है, जिससे ये जो नर होता है ना, इन नर वो खाना उस छिद्र रास्ते उस घोंसले में पहुंचा सके। बाकी इनका IUCN जो रेड लिस्ट में है, ये वनरेबल है और वन्यजीव संरक्षण 1972 की अनुसूची 1 में ये लिस्टेड है। बाकी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगला हम स्पीसीज देखते हैं अपना, कैटफिश। कैटफिश हमारा PYQ में पूछ चुका है। इनका जो परिभाषा है, दुनिया भर में मीठे पानी, नदियों, झीलों और तालाबों और कुछ खारे पानी के वातावरण में पाए जाते हैं। और अक्सर ये गंदले, कीचड़, तल वाले बॉटम जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, उसमें पाए जाते हैं, मतलब कीचड़ में। विशेषताएं है ना, इनके मुंह पे काफी बड़ा ये मूछें पाई जाती है, जिसे बार्बल्स कहते हैं, जो संवेदी अंग की तरह कार्य करते हैं। मतलब ये अगर कोई खतरा है ना, तो इस अंग से भाप लेते हैं। जैसे कि आप हिरन के बारे में पढ़ते हैं, तो हिरन के पास एक ट्रेट होता है कि वो जैसे ही खतरा होता है ना, उसका पूंछ जो होता है उसे इंडिकेट करने लगता है। तो ऐसे ही इनके पास संवेदी अंग होता है। अगला हम स्पीसीज अपना पढ़ लेते हैं, एक सींग वाला गैंडा, ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस। तो इनका जो पर्यावास है, मुख्य रूप से लंबे घास के मैदानों, जलोढ़ मैदानों और हिमालय के तलछटी वाले दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में ना इनका बहुत बड़ा आबादी पाया जाता है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी असम के काजीरंगा, मानस, ओरांग, पावितोरा, पश्चिम बंगाल के उत्तर और उत्तर प्रदेश के जो नेशनल पार्क है ना, तराई वाले क्षेत्र, उसमें ये पाया जाता है। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए कि ये केवल पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ये केवल उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। ध्यान देना है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना, असम है, असम के 2-3 जो काजीरंगा, मानस, ओरांग और पवितोरा है, और बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं, तराई वाले क्षेत्र में। इनका जो विशेषताएं है ना, उसे देख लेते हैं। थूथन पर एक काला सींग, हड्डी नहीं है, केरोटिन नाखून जैसे बना है, जैसे हमारा नाखून होता है, केरोटिन का बना होता है। इनका जो ये आप चेहरे पे देख पा रहे होंगे, सूंड की तरह, वो हड्डी नहीं है, केरोटिन का बना है, एक सींग है। और इनका जो कलर होता है ना, भूरे स्लेटी त्वचा की होती है, गहरे फोल्ड्स होते हैं इनके शरीर के, कवच के रूप में काम करते हैं। मतलब इनकी जो बॉडी का जो ऊपरी वो है ना, जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस वगैरह बोलते हैं, वो ये काफ़ी मोटा होता है। इसीलिए इन पे अगर कोई मतलब कोई अटैक करे ना, तो जल्दी इन्हें लगता नहीं है। तो ये काफ़ी मोटी कवच होती है इनके लिए। भारी शरीर के बावजूद ये अच्छे तैराक भी हैं। कमजोर दृष्टि होती है, लेकिन तेज सूंघने और सुनने की शक्ति होती है। आमतौर पर ये अकेले होते हैं। बहुत सारे स्पीसीज है वो अकेले ही रहते हैं। तो ये इतना याद रखना है। बाकी IUCN के वनरेबल में है ये, और सिटीज के परिशिष्ट वन में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में ये लिस्टेड है। इनके लिए 1-2 जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं संरक्षण के लिए, जैसे कि इंडियन राइनो विजन 2020, IRV 2020 और नई दिल्ली घोषणा ACI 200 के साथ सहयोग। बाकी अगर वैल्यू एडिशन में देखा जाए तो ये असम का राजकीय पशु है, स्टेट एनिमल है। इनका सींग अगर टूट जाए ना, तो पुनर्जीवित रीग्रो हो सकता है, जैसे हमारा नाखून। और दुनिया के 70% गैंडे अकेले काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये है पीकॉक टारंटुला, मोर मकड़ी। इसके बारे में हम 2025 में PYQ में आपको मिला होगा कि 2025 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है पीकॉक टारंटुला के बारे में। तो इसका जो हैबिटेट है उसके बारे में देख लेते हैं। ये केवल भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, गोटी के पास एक छोटे से आरक्षित वन में। ये पर्णपाती जंगलों में पेड़ों पर रहते हैं। इनकी जो विशेषताएं हैं ना, वो है अद्भुत धात्विक नीला रंग और जटिल पीले सफेद पैटर्न इनके बॉडी पे बना होता है। ये न्यूज में इसलिए थे ना, जैसे कि कुछ फॉरेन कंट्री से लोग स्मगलिंग वगैरह करते हैं ना, मतलब अपने घर में सजावटी डेकोरेटेड चीज़ों के लिए बहुत सारी स्पीसीज को छुपा के लाते हैं। तो ये उस समय न्यूज में थे इसीलिए, क्योंकि ये
जो एयरपोर्ट पे मतलब चेकिंग होता है उसमें ये पकड़े गए थे, तो इसलिए ये न्यूज़ में थे उस समय। लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं दिया था। और यूपीएससी का ऐसा ही है कि जो सभी लोग पढ़ते हैं वो नहीं पूछता है, जो कोई नहीं पढ़ता है वही पूछ देता है। तो ये ध्यान रखना है इसके बारे में। आगे भी ऐसा कुछ ऑप्शन दे के पूछ सकता है। इनका आईयूसीएन रेड लिस्ट जो है ना वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 2 में ये लिस्टेड है। बाकी ज़्यादा इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, बस इतना याद रखना है कि ये जो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश का एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, इधर ये पाए जाते हैं, मतलब कुछ एक क्षेत्र था उसी में केवल पाए जाते हैं। तो पढ़ते हैं हम अगले स्पीसीज के बारे में। घड़ियाल। घड़ियाल का जो पर्यावास है ना, मुख्य रूप से साफ धीमी गति से बहने वाली बड़ी नदियों और जहाँ रेतीले किनारे हों वहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि वो रेतीले किनारों पर धूप सेकने के लिए और घोंसला घोंसला बनाने के लिए आते हैं। और ये ना भारत में चंबल, गिरवा, सोन, रामगंगा, गंडक, कोसी, महानदी आदि जगह पे ये पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है ना, इनका मेन जो है रहने का स्थान है। तो ये याद रखना है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। और नेपाल के नारायणी और राप्ती नदियों में भी ये पाए जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ पूछ दे कि केवल ये भारत के नेटिव हैं, तो नहीं, नेपाल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से नेपाल भारत में ही केवल नहीं पाए जाते हैं, नेपाल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है? सबसे विशिष्ट लक्षण इनका जो होता है ना, लंबे थूथन, पतला थूथन होता है, स्नॉट। नर के थूथन के सिरे पर एक घड़े का आकार होता है। जो मेल होता है ना, उसके थूथन पे एक घड़ा सा, घड़ा के आकार का होता है, लेकिन जो फीमेल होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। नुकीले दांत जो आपस में फंस सकते हो, क्योंकि मछली पकड़ने के लिए आसान होता है इनके लिए। और यह मगरमच्छों की सबसे लंबी प्रजातियों में से एक है। बाकी इनका आईयूसीएन रेड लिस्ट देख लेते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, परिशिष्ट 2 में, परिशिष्ट 1 में है, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में ये लिस्टेड है। वैल्यू एडिशन में अगर हम बात करें तो सबसे मेन जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, केवल नर घड़ियाल के पास ही थूथन होता है, थूथन पे घड़ा होता है। मतलब लंबा थूथन तो दोनों का होता है, मेल और फीमेल दोनों का, लेकिन जो थूथन पे एक घड़ा टाइप होता है, गोल सा ना, बैलून टाइप या थोड़ा सा बॉल टाइप, वो केवल मेल पे होता है। और ये मछली खाने वाला जो होता है, और इंसानों पर हमला नहीं करते हैं, ये ज़्यादा विशेष रूप से मछली ही खाते हैं। और ये सभी जीवित मगर प्रजातियों में सबसे लंबा हो सकता है। चंबल नदी इनका सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम व्यवहार आवास है। चंबल नदी, राष्ट्रीय चंबल नदी, ये याद रखना है। ठीक है, अब अगला स्पीसीज के बारे में हम बढ़ते हैं। अगला स्पीसीज है ब्लू फेस्ड हनी ईटर। इसका जो परिभाषा है, उत्तरी और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी न्यू गिनी के उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय जंगलों में, वुडलैंड्स और मैंग्रोव में ये पाए जाते हैं। इनका जो प्राकृतिक आवास है वो ऑस्ट्रेलिया के और दक्षिण पपुआ गिनी में ही पाए जाते हैं। निर्मित आवास, बगीचे और पार्क और केले के बागान होते हैं। इनकी जो विशेषताएं हैं इसको देख लेते हैं। चेहरे पर आंखों के चारों ओर चमकीली नीले रंग की त्वचा होती है। ठीक है, बड़ा पक्षी जो होता है ना, 26 से 32 सेंटीमीटर, सिर काला होता है, गर्दन पीछे की सफेद पट्टी, गर्दन से और पीछे की तरफ सफेद पट्टी होती है, और सुनहरे जैतून कलर के, मतलब ऑलिव ऑयल की तरह ये जो होता है कलर, वैसे होते हैं। इनका जो भोजन है मुख्य रूप से कीटबच्चे होते हैं, लेकिन अमृत और फल जैसे विशेषकर केले ये खाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ओमनीवायरस होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, शोर मचाने वाले होते हैं। इनका स्वभाव मिलनसार और सहकारी प्रजनन, कोऑपरेटिव ब्रीडर होते हैं। बाकी इनका आईयूसीएन रेड लिस्ट देख लेते हैं कि आईयूसीएन रेड लिस्ट में ये क्या है, लिस्ट कंसर्न में है। बाकी इनके बारे में उतना कुछ नहीं पढ़ना है। ये क्या है ना, पॉलिनेटर है, तो ये याद रखना है। इनके वैल्यू एडिशन में ये पॉलिनेटर है, पौधों के लिए महत्वपूर्ण प्राकृता है। क्योंकि कुछ जो स्पीसीज होते हैं पॉलिनेटर होते हैं, जैसे चमगादड़, तो इसको भी याद रखना है। ब्लू फेस्ड हनी ईटर और हनी बी, बाकी भी कुछ है। तो ऐसा कुछ यूपीएससी का जो होता है ना, पॉलिनेटर या जो पॉलिनेट करते हैं उनके बारे में पूछ ही लेता है, तो ये याद रखना है। अगले स्पीसीज के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। बोनट मकाक, इसके बारे में यूपीएससी पिछले पीवाईक्यू में पूछ चुका है। मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन आप जैसे ही पीवाईक्यू लगाएंगे उसमें पता चल जाएगा। इनका जो हैबिटेट है, प्रायद्वीपीय भारत के जंगलों, सदाबहार, पर्णपाती, झाड़ीदार क्षेत्रों, शहरी इलाकों और मंदिरों के आसपास ही पाए जाते हैं। आप देखते होंगे अक्सर, जैसे वृंदावन जाते होंगे तो ये जो ऐसा फेस वाला जो है ना, ये अक्सर आपको मिल जाएगा। इसे ही बोनट मकाक कहते हैं। दक्षिण भारत में व्यापक रूप से, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ज़्यादा व्यापक रूप से पाए जाते हैं। बाकी नॉर्थ में भी ये पाए जाते हैं। और इनके जो सिर पे होता है ना, वो जैसे आप किंग जॉन उनको देखते हैं ना, बाल कटवा के रहता है, वैसे ही इनका भी होता है बाल। तो ये याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है।
तो सिर पर बालों का एक विशेष टोपी जैसा गुच्छा बोनट होता है, इसीलिए इन्हें बोनट मकाक कहते हैं। बाकी इनका जो फेस होता है पिंक कलर का होता है, और शरीर जो होता है ना पूरा बॉडी वो भूरे रंग का होता है। इनकी पूंछ लंबी होती है। ये सर्वाहारी सर्वाहारी होते हैं, क्योंकि ये फल पत्ते और कीड़े भी खाते हैं। बाकी मानव भोजन भी अगर कोई दे देता है जैसे बिस्किट वगैरह या कुछ भोजन फल वगैरह तो ये खा लेते हैं। तो याद रखना है ये ओमनी वायरस है, क्योंकि ये ऐसे स्टेटमेंट आ जाता है हर साल कि ये ओमनी वायरस है, ये केवल मतलब शाकाहारी हैं, ये सर्वाहारी हैं, मांसाहारी हैं। तो ये याद रखना है, जो बोनट मकाक है वो ओमनी वायरस है। बाकी इनका IUCN रेड लिस्ट में देख लेते हैं, लिस्ट कंसर्न में है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 2 में ये लिस्टेड है। एडिशन में देख लेते हैं, ये जो प्रजातियां केवल और केवल प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है, मतलब ये इंडिया की इंडेमिक है, इंडेमिक प्रजाति है। और बाकी हम पढ़ लिए हैं, इनके सिर पर जो होता है वो बोनट होता है, किम जोंग उन की तरह। बाकी हम आगे अगला स्पीसीज देख लेते हैं, ऑलिव रिडले सी टर्टल। ऑलिव रिडले कछुए जो होता है ना, ये इनका जो परिवास है, ये गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। ये सामूहिक रूप से घोंसला जो बनाते हैं ना, इसे ही अरिवादा कहते हैं। आप देखे होंगे कि काफ़ी न्यूज में रहा है, उड़ीसा के तट पे, जो उड़ीसा का तट है ना, उस पर ये आते हैं घोंसला बनाने, कम से कम लाखों में आते हैं ये, है ना। तो ये याद रखना है। और यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, मुख्य रूप से उड़ीसा तट, गहिर माथा ऋषिकुल्या देवी नदी पे, याद रखना है ये नदी का नाम ऋषिकुल्या देवी नदी, और गहिर माथा वो स्थान है, वहां पे ये आते हैं। सबसे बड़ा घोंसला स्थल है इनका उड़ीसा के तट पे। बाकी इनके बारे में अगर हम देखें, विशेषताएं देखें, तो इनकी जो खोल होती है ना, वो दिल के आकार की होती है, जैतून हरे ऑलिव रंग के। दुनिया में सबसे छोटे और सबसे प्रचुर समुद्री कछुओं में से ये एक है, मतलब ये छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते हैं। एक जो होता है ना टॉर्टाइज, वो बड़े होते हैं, और ये टर्टल है, ये छोटे होते हैं। ये मांसाहारी होते हैं, और जेलीफिश झींगा केकड़े खाते हैं। तो ये याद रखना है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए स्टेटमेंट बन के कि सभी कछुए जो होते हैं ना शाकाहारी होते हैं, सभी कछुए मांसाहारी होते हैं, तो नहीं, कुछ कछुए केवल ग्रास ही खाते हैं, और ये जो होते हैं ये केवल मांस खाते हैं, जेलीफिश झींगा केकड़े खाते हैं। तो ये क्या है, कार्निवायरस है, मांसाहारी है। बाकी जो IUCN रेड लिस्ट है ना, वनरेबल है, सिटीज परिशिष्ट 2 में है, सॉरी 1 में है, और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में ये लिस्टेड है। बाकी इनको बचाने के लिए, जो संरक्षण के लिए इनका जो ऑपरेशन चलाया गया था, वो चला गया था ऑपरेशन कच्छप। ऑपरेशन कच्छप याद रखना है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ पूछते, जैसे ऑपरेशन सद्भावना के बारे में पूछा था, ऑपरेशन कच्छप किससे संबंधित है, तो याद रखना है ऑलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए। बाकी इनका जो नेट में ये फंस जाते हैं ना, उससे फंसने से बचाने के लिए इनका जो है टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस ऐसा कुछ बनाया गया है, ताकि इनको बचाया जा सके। बाकी जो वैल्यू एडिशन में याद रखना है ना, अरिवादों को याद रखना है, सामूहिक घोंसला बनाने को अरिवादा कहते हैं, पूछ सकता है। बाकी जो दूसरा याद रखना है फैक्ट, कि ये जो इनके बच्चे होते हैं ना, मतलब जो अंडे देते हैं ये, तो अंडे देने के बाद इसे सेते हैं। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब गर्म रहता है, तो इनके जो बच्चे निकलेंगे वो फीमेल निकलेंगे, मादा निकलेंगे। और जो रेत ठंडा होगा ना, मतलब टेम्परेचर कम टेम्परेचर में अंडे को सेंगे, तो ये क्या होगा, ये नर बन के निकलेगा। तो ये जो ट्रेट है, विशेषता है, इसे याद रखना है। मादाएं अंडे देने के लिए उसी समुद्री तट पर वापस लौट जाती हैं जहां ये पैदा हुई थी, ये भी याद रखना है। पढ़ते हैं अगले स्पीसीज के बारे में। ये हमारा लैंड टेड मकाक, ये भी हमारा PYQ में पूछ चुका है। तो इनका जो पर्यावास है, हैबिटेट है, पश्चिमी घाट के घने जो सदाबहार और अर्ध सदाबहार वर्षा वन है, वहां पाए जाते हैं। तो ये केवल पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, और पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में ये सीमित केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में ही मतलब ये है। बाकी अगर इनके विशेषताएं देखें ना, तो इनका जो शरीर होता है वो काले रंग का होता है, और चेहरे के चारों ओर एक विशिष्ट चांदी ग्रे आयाल पाई जाती है। बाकी इनकी जो पूंछ होती है ना, शेर के जैसा बालों वाला गुच्छा होता है इनके पूंछ पे, और ये मुख्य रूप से फल बच्ची हैं, और कभी कभी ये कीड़े मकोड़ों को भी खा लेते हैं। तो मुख्य रूप से तो फल बच्ची हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर इनके बारे में पूछ दिया जाए कि लायन टेल्ड मकाक ओमनी वायरस होते हैं, तो हाँ, ओमनी वायरस ही होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। ये शर्मीले और पेड़ों पर रहने वाले होते हैं, आर्बोरियल, क्योंकि ऐसा पिकाक टैरेंटुला के बारे में पूछा था कि पेड़ों पे ही रहने वाले हैं, क्रेस्टिसियन ऐसा करके कुछ। तो ये याद रखना है। बाकी इनका कंजर्वेशन स्टेटस देख लेते हैं, संरक्षण स्थिति। IUCN रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड है, और सिटीज परिशिष्ट 1 में है। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में ये लिस्टेड है। अब हम अगला स्पीसीज देख लेते हैं। अगला स्पीसीज है इरावदी डॉल्फिन, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है। तो इसका जो हैबिटेट है ना, ये दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों, मुहानों और नदियों में ये पाए जाते हैं, खारे पानी।
ब्रैकिश वाटर और मीठे पानी जो होता है दोनों में पाए जाते हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट बना दे केवल ये खारे पानी में पाए जाते हैं, नहीं, ये दोनों में पाए जाते हैं। इरावदी डॉल्फिन जो है खारे पानी और मीठे पानी दोनों में रह सकती है, और इनका जो पर्यावास है दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों में है। वैश्विक रूप से अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी से न्यू गिनी तक ही पाए जाते हैं। प्रमुख नदियाँ इरावदी, महाकम और मेकांग है। भारत में उड़ीसा के चिल्का तट इनका प्रमुख गढ़ है, मतलब चिल्का तट के पास ज़्यादा पाए जाते हैं, चिल्का झील में। इनकी जो विशेषताएं याद रखना है वो याद रखना है, इनका जो सिर होता है वो गोल होता है, लेकिन चोंच की तरह नहीं होता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। गंगेश जो डॉल्फिन होती हैं उनका होता है, जो जो पूरा ये मुंह होता है ना उनका आगे का, वो चोंच की तरह होता है। लेकिन इनमें क्या है, इरावदी डॉल्फिन में चोंच की तरह नहीं होता है, केवल सिर्फ गोल और कुंद होता है। पृष्ठी पंख छोटा और त्रिकोणीय होता है, मतलब इनके पास पंख भी होता है, ये याद रखना है। रंग इनका ग्रे से स्लेटी नीला हो सकता है। अक्सर ये पानी से सिर बाहर निकाल कर देखते हैं, स्पाई हॉपिंग करती हैं। बाकी इनका IUCN रेड लिस्ट में ये संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड है, सिटीज परिशिष्ट 1 में है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में ये लिस्टेड है। बाकी इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखते हैं हम अगले स्पीसीज के बारे में। अगला स्पीसीज है हमारा पिग्मी हॉक। ये PYQ में रहा था, तो वहाँ से हम इसे देख लेते हैं। इसका जो हैबिटेट है ऊंची और घनी घास के मैदानों जैसे तराई क्षेत्र और भावर क्षेत्र में पाए जाते हैं। जहाँ पर पानी का स्रोत हो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क तक ये सीमित है, ठीक है। बाकी ये बहुत ही छोटा वाइल्ड पिग है, जंगली सुअर है। इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर होती है ना। ये भूरे रंग के होते हैं, कड़े बाल होते हैं इनके, और शरीर सुव्यवस्थित होती है। पूंछ बहुत छोटी होती है। ये घोंसला बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना ये याद रखना है, ये घोंसला बनाते हैं। बाकी इनका IUCN रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और साइट परिशिष्ट 1 में है ये, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में ये लिस्टेड है। बाकी इनके संरक्षण के लिए जो प्रयास चलाए जा रहे हैं, पिग्मी हॉक संरक्षण कार्यक्रम और कैप्टिव ब्रीडिंग और पुनर्वास कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। वैल्यू एडिशन में अगर फैक्ट देखना हो तो ये सबसे छोटे जंगली सुअर की प्रजाति है। बाकी ये अपने बच्चे देने के लिए घोंसले बनाते हैं, तो ये याद रखना है कि ये घोंसले बनाते हैं, ठीक है। बाकी ये इंडिकेटर स्पीसीज भी हैं पारिस्थितिकी तंत्र का। पिग्मी हॉक में बस इतना हम याद रखेंगे। अब हम देखते हैं अपना अगला स्पीसीज के बारे में। अगला स्पीसीज है गैंगेटिक डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। इसका जो हैबिटेट है ना, भारत, नेपाल और बांग्लादेश के गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी प्रणालियों के गहरे और गंदले मीठे पानी में है। ये नदी के मोड़ और भंवर वाले क्षेत्रों को पसंद करती हैं, मतलब जहाँ पे भंवर जैसा बनता है वहाँ पे ये रहती हैं। बाकी ये भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम राज्यों की प्रमुख नदियों में, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार का प्रमुख क्षेत्र है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इनकी जो विशेषताएं होती है ना, इनका जो थूथन होता है पतला होता है, जो स्नाउट। बाकी शरीर का रंग जो होता है भूरा होता है, और ये अंधी होती हैं, इसलिए इन्हें सूसू भी कहा जाता है, सूस या सूसू, ठीक है। ये ना इको लोकेशन करते हैं, मतलब एक नेविगेट जब करते हैं ना, तो इको लोकेशन ध्वनि तरंगों का उपयोग करके ये शिकार को पकड़ते हैं। तो ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शिकार और नेविगेशन के लिए क्या करते हैं, ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं, इको लोकेशन करते हैं। ये मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, और सांस लेने के लिए सतह पर आ जाते हैं अक्सर, ठीक है। बाकी इनका IUCN रेड लिस्ट जो है संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड है, स्पीसीज परिशिष्ट 1 में है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में है। बाकी इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन और राष्ट्रीय जीवित जल घोषित इसे किया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय जो जीव है वो कौन सा है, गंगा डॉल्फिन है, ये याद रखना है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। बाकी ये इंडिकेटर होते हैं, स्वस्थ नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के सूचक हैं, तो ये इंडिकेटर स्पीसीज है, ये इसे याद रखना है। अगला हमारा स्पीसीज है सांबर डियर। सांबर डियर दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों, पर्वतीय, पर्णपाती वनों और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पानी के स्रोत के पास ही रहना पसंद करते हैं। भारत में हिमालय की तलहटी से लेकर प्रायद्वीपीय भारत तक ये व्यापक रूप से पाए जाते हैं। वैश्विक रूप से देखा जाए श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड आदि जगह पे ये पाए जाते हैं। ये ना जो बाघ और ढोल होते हैं ना, जंगली कुत्तों होते हैं जिसे ढोल कहा जाता है, उनका ये पसंदीदा शिकार है। जैसे कुछ लोग का जो फूड होता है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फूड, मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वैसे ही बाघ और जो जंगली कुत्ते हैं उनके लिए ये काफ़ी पसंदीदा शिकार है, ये याद रखना है। बाकी ये खतरे का आभास होने पर तेजी से गूंजती आवाज़ पुक जैसी अलार्म का काल लेते हैं,
अच्छे ये तैराक भी होते हैं, अक्सर पानी में समय बिताते हैं। इनका जो IUCN रेड लिस्ट है ना, वनरेबल है, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 3 है, ये याद रखना है।